Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th in metrics in textbook board Jamshoro. चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड लास्टली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है? केमिकल एनर्जीज जो होती हैं वो हमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिलती हैं और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑब्टेन करते हैं. इसी वजह से केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज है और एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो सकती है और इलेक्ट्रिकल वापसी केमिकल में या इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज हो सकती है. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करती है या इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करती है या उनकी कन्वर्जन्स को डिस्कस करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल के अंदर कन्वर्ट होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन ये है कि द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten condition or through its aqueous solution with chemical change is called electrolyte. यानी कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे अपनी मोल्टन स्टेट यानी कि मेल्टेड फॉर्म में या पिघली हुई फॉर्म में या फिर अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि पानी के साथ कोई सोल्यूशन बनाया अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट. तमाम एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में या फ्यूज्ड स्टेट में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सारे अगर हम पानी में इन्हें डिसॉल्व करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. इसके अलावा कॉपर सल्फेट भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर हम इसे डिसॉल्व कर दें पानी के अंदर या इसका एक्वस सोल्यूशन बना दें. हम इलेक्ट्रोलाइज किसी भी चीज़ को तब तक नहीं कर सकते जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन तमाम कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कह सकते. जैसे हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम कंडक्टर कह सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं. जिसकी कॉपर है वो एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है. डक्टाइल है, इसके अलावा मेटल है, कोई भी जैसे वायर्स हैं, कोई जिस तरह से कॉपर वायर या कोई ऐसी कंडक्ट करे जो कि अच्छा है, जैसे ग्रेफाइट है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करता है तो वो एक कंडक्टर है, लेकिन हम उसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते. सोडियम क्लोराइड अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, जबकि जब हम उसे लिक्विडफाई करें तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं. हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकते हैं किसी मेटल के थ्रू सालों तक, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा. जबकि अगर हम मेटल जो कि गुड कंडक्टर्स हैं उनमें से अगर उन्हें हम कंडक्ट करवाएं इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे. मेटल्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स के तौर पर, या क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से एंटर भी करवा लेते हैं और उसे जाने भी देते हैं. तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि एसिड्स हैं या बेसिस से. सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं. इन्हीं सॉलिड्स को हम कंडक्टर नहीं कह सकते क्योंकि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, ये सिर्फ आयनाइज होते हैं जब वो एक्वस सोल्यूशन में थे. एक्वस सोल्यूशन में इनके आयंस आयनाइज हो जाते हैं और इनके अंदर कोई मूवमेंट शो नहीं होती आयंस की, और जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जबकि जो आयनिक सॉलिड हैं वो मेल्ट होकर डिसॉल्व होकर पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इसी कंडक्शन की वजह से आयंस की फ्री मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इन्हें कहा जाता है, यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन ये है कि द केमिकल कंपाउंड which do not conduct electricity in molten or in aqueous solution are called non-electrolytes and such as sugar, petrol, benzene. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें, मतलब बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, ना सॉलिड में, ना मोल्टन में, ना
सॉलिड में ना ही एक्वस सोल्यूशन में। जैसे कि शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पेट्रोल, बेंजीन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट बेसिकली हम सबके घरों में यूज होता है, वो एक ऐसे सॉल्ट है, एक ऐसा कंडक्टर है जो कि अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, यानी कि सॉलिड स्टेट में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। एक सॉलिड स्टेट में जो कि एक कंडक्टर नहीं है, उसे कंडक्टर बनाने के लिए हमें इसे फ्यूज्ड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड को यहाँ तो मेल्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर वाटर के साथ डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड करें। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लें, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम सोडियम क्लोराइड को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करें और उसके बाद रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करें कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। उसके बाद जो सॉल्ट होगा, यानी कि जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड होगा, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सोडियम मेटल पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नॉन मेटल नेगेटिव आयन। हम ये भी लिख सकते हैं कि हम आयनाइजेशन कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, और उसकी रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी कि सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है उसे हम फ्यूज करेंगे, मेल्ट करेंगे और वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। जो फ्यूज सोडियम क्लोराइड है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे या किसी भी ग्लास वेसल में डालेंगे जो कि दो प्लैटिनियम रॉड्स के अंदर डिप्ट होगा। उसके अंदर हम फ्यूज सॉल्ट डालेंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड डालेंगे और दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट कर दिए इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स के साथ। उसके बाद हम बैटरी को बाहर से सेल्स या वायर्स के साथ सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो इलेक्ट्रोड हैं वो कनेक्टेड हैं नेगेटिव टर्मिनल के ऑफ बैटरी के साथ, जिन्हें हम उन इलेक्ट्रोड्स को हम कहेंगे कैथोड, और वो इलेक्ट्रोड्स जो कि कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ उन्हें हम कहेंगे एनोड। एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। रिएक्शन एट कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड में कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ? जब सोडियम क्लोराइड आयंस में ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव आयंस जो थे, यानी कि जो सोडियम थे, वो कैथोड पर डिपॉजिट हो गए, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और कैथोड पर डिपॉजिट हो गया सोडियम। वहां पर सोडियम न्यूट्रलाइज हुआ और इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद सोडियम मेटल फॉर्म किया जो कि न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में है। रिएक्शन एट एनोड क्या हुआ, यानी कि एनोड पर क्या रिएक्शन परफॉर्म किया गया? रिएक्शन एट एनोड ये था कि जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की गई, यानी कि जब करंट पास किया गया, तो सबसे पहले जो क्लोराइड थे जो नेगेटिवली चार्ज थे वो एनोड की तरफ मूव किए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव की तरफ मूव किए, नेगेटिव जो क्लोराइड आयन था वो एनोड की तरफ मूव हुआ और एनोड के ऊपर अकोमोलेट हो गया। वहां पर जो बहुत ज्यादा क्लोराइड आयन जमा हो गए एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस करके, जो एनोड है उसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई और इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब क्लोराइड आयंस एनोड पर पहुंचे तो जो एनोड था उसने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को और सोडियम आयन ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए एनोड पर और न्यूट्रल क्लोरीन फॉर्म किया। एटम्स जो थे क्लोरीन के, हम सब जानते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में, इसी वजह से जो क्लोरीन था वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में फॉर्म हुआ, यानी कि क्लोराइड आयन जो है वो डिस्चार्ज हो गए एनोड से और लिबरेट हो गए क्लोरीन की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड। सबसे पहले जो क्लोरीन आयन थे वो क्लोरीन एटम में चेंज हो गए एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। इन्होंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया एनोड पर और वो क्लोरीन एटम में चेंज हो गए। जो क्लोरीन आयन था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एनोड के ऊपर और क्लोरीन एटम में चेंज हो गया। क्लोरीन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में या
सिंगल फॉर्म में हमें मिले, ये नहीं हो सकता है, इसलिए क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन होकर डायटोमिक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल फॉर्म करती है। ओवरऑल अमाउंट में 2 क्लोरीन फॉर्म हो जाती है हमारे पास, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम फॉर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन भी 2 जो है वो लॉस करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन जो एनोड और कैथोड पर हो रहा है वो होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम एटम बनाया, जबकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन एटम बनाया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया। तो जो रिएक्शन एट कैथोड होगा वो ये होगा कि सोडियम मेटल फॉर्म हुआ जो कि न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में था, और क्लोरीन पर जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ जो कि न्यूट्रलाइज्ड था, यानी कि वो रिएक्टिव नहीं था। 2 रिएक्शंस को ऐड करने के बाद जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए वो थे 0, यानी कि नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ने 2 गेन किए इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम एटम बनाया, जबकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया। The electrolysis of sodium chloride shown that we get sodium metal at cathode and chloride gas is liberated at anode। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो ये प्रूव करती है कि हमारे पास जो सोडियम एटम्स हैं वो कैथोड पे हमें मिले और जो क्लोरीन के एटम्स हैं वो एनोड पर लिबरेट हुए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो प्योर वाटर होता है वो बहुत मुश्किलों से, यानी कि जो H2O होता है बहुत मुश्किलों से अपने ओन पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होता, वो बहुत ही मुश्किलों से आयनाइज होता है, आइंस की फॉर्म में ब्रेक हुआ नहीं होता। लेकिन अगर हम उसके अंदर कुछ कतरे एसिड बेस के या फिर किसी भी बेस के डाल दें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, या फिर कोई सॉल्ट डाल दें उस पानी के अंदर, तो वो पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड हो सकता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है एनोड के ऊपर। मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगा अगर हम उसके अंदर कोई एनोड उस वाटर के अंदर कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट डाल दें। कंसिडर करें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर एसिड्यूलेटेड वाटर है, यानी कि एक ऐसा पानी है जिसके अंदर एसिड डला हुआ है। 2 इलेक्ट्रोड्स जिसके अंदर हमने डिप किए हैं एसिड्यूलेटेड वाटर के अंदर, पानी जो होता है उसके प्रेजेंस में कुछ कतरे हमने एसिड के डाल दिए, तो पानी जो होगा वो आयनाइज्ड हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो H2O होगा वो आयनाइज होकर एसिड की एडिशन के बाद आयनाइज होकर H3O की फॉर्म में एक्वस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और दूसरा OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन में ब्रेक हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा हमारा वाटर, और उसके बाद वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा या इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर पाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बैटरी के थ्रू तो जो पॉजिटिव आयंस है H3O यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर लिबरेट करेंगे गैस जो कि है हाइड्रोजन गैस। जबकि जो रिएक्शन एट कैथोड है, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि जो हाइड्रोनियम आयन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, और इसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर फॉर्म करेंगे। हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH आयन मूव करेगा एनोड की तरफ और आयंस लूज करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एनोड पर और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। ये सारे प्रोसेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन आयंस को, और इसके अलावा वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर मजबूर कर देते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस मजबूर कर देते हैं। फिर जो रिएक्शन एट एनोड है वो ये होगा कि 4OH यानी कि 4OH जो आयंस हैं एक्वस फॉर्म में वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेंगे, इसके अलावा वाटर फॉर्म करेंगे। अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, द ओवरऑल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 2 electrodes, so the cathode reaction is multiplied by 2 and then added in the anode reaction। यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो बैलेंस अगर हम करते हैं गेन और लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे कैथोड पर, रिएक्शन होगा और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ ताकि जो एडेड एनोड पर रिएक्शन हो उसके साथ बैलेंस हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया रिएक्शन एट कैथोड को, यानी कि 2H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड वाटर। इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि रिएक्शन एट कैथोड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ ताकि हम रिएक्शन एट एनोड के साथ से बैलेंस कर सकें। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, बेसिक मेन जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 4OH ऑक्सीजन गैस वाटर, और यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं, तो जो रिएक्शन एट एनोड है उसमें हमारे पास ये आ रहे हैं। अब जो ओवरऑल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो ये है कि 4H3O 4OH forms 2 moles of hydrogen gas and oxygen gas with 6 moles of water। यानी कि जो 4H3O और 4OH हैं वो मिलकर इक्विवेलेंट हो जाते हैं 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म करेंगे 2 हाइड्रोजन गैस के मोल्स, एक ऑक्सीजन का मोल और 6 वाटर के मोल्स। इसके अलावा हम इन स्टेटमेंट्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी बुक में डिफरेंट वेज में लिखा हुआ है कि जो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सिंपली जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है इसके अंदर इसकी हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि 2H2O इलेक्ट्रिक करंट जब इनमें से पास करवाएंगे तो कैथोड प्रोडक्ट जो होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी और जो एनोड प्रोडक्ट होगी वो ऑक्सीजन गैस होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैस हमें मिल रहे हैं वो है हाइड्रोजन गैस पर ईच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की थी और जिसके बाद उन्होंने फॉर्मूला कंफर्म किया था वाटर का जो है H2O, जिसके अंदर 2:1 इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.